हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग आपको एड्स रोग के बारे में, रेबीज़ रोग के बारे में, कर्क रोग या कैंसर के बारे में हम पढ़ाएंगे। बच्चों, एड्स का प्रसार कैसे होता है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, एड्स HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। उसके द्वारा इसका प्रसार होता है, फैलाव होता है। हर व्यक्ति में विशेष लक्षण होता है। उस व्यक्ति की जो प्राकृतिक रोगकारक शक्ति है, कीटाणुओं से जो लड़ने की क्षमता है, वायरस या विषाणु, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, जिसके कारण वह विभिन्न रोगों से पीड़ित हो जाता है। वैद्यकीय प्रयोगशाला में जांच के नतीजे जो होते हैं, उसके बिना एड्स के निदान को निश्चित हम नहीं कर सकते। इस रोग का निश्चित निदान करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है जिसका नाम है एलिसा, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्ब्ड अस्से टेस्ट। यह परीक्षण करते हैं। इसके द्वारा रक्त की जांच किया जाता है और उसमें अगर एड्स के विषाणु दिखाई देते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है। इसके अलावा हम उसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अर्थात एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होता है। यह 1971 में एंगवेल और पार्लमैन द्वारा ये जो टेस्ट है एलिसा, इसके द्वारा बताया गया। बच्चों, इस बात का ध्यान में रखो कि HIV जो विषाणु है, सबसे पहले अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP और UN एड्स के अनुसार भारत में जहां हम रहते हैं वहां पर 80 से 85% यह रोग अगर होता है तो असुरक्षित विषम लैंगिक स्त्री और पुरुष के संबंध बनाने से फैल रहा है। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि दूषित रक्त लेने से भी यह रोग का कारण बनता है। कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए। HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर या उनके साथ हम भोजन करते हैं तो या उनकी सेवा करते हैं तो हमें एड्स नहीं होता। HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार हमेशा रखें जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ रखते हैं। रोग किसी भी समय किसी को भी हो सकता है, इसलिए मानवीयता न खोएं। इसलिए यह चैप्टर आप सभी को पढ़ाया जाता है। जानकारी ही बचाव का कारण बनती है। बच्चों, इसके अलावा प्राणियों द्वारा अन्य रोग का भी प्रसार होता है। चूहों मूसों को नष्ट करने के लिए आपके घरों में कोई उपाय किया जाता है, क्या आपने देखा है? तो बच्चों,
ज़रूर आपने देखा होगा, घर में उचित साफ सफाई न हो, स्वच्छता न हो, तो इन चूहों और मूसों का अतिक्रमण होने लगता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम घर के अनावश्यक कूड़ा कचरा किचन में, बाथरूम में या अन्य जगहों पर, बालकनी में कहीं भी हो तो उसे हटा देना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे हो तो वहाँ से भी चारों तरफ परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी कभी घर में आपने देखा होगा, चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे का उपयोग लोग करते हैं। चूहों की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए एक बिल्ली लोग पालते हैं। घर में बिल्ली की उपस्थिति मात्र से चूहों की संख्या को कम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्लियां चूहों को मार डालती हैं। कभी कभी लोग चूहों को मारने के लिए अपने सोसाइटी में, समाज में आसपास विषैली दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो एक सुरक्षित उपाय नहीं माना जाता। कभी कभी हम इन विषैली दवाओं का प्रयोग करने से घर में भी पीड़ित हो सकते हैं रोग से। बच्चों, इसके अलावा पालतू कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों, इनकी अगर पालते हो तो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आपको करनी चाहिए। मानव के समान ही पालतू प्राणी जो भी रखते हो उतनी साफ सफाई रखना चाहिए, नहीं तो वे अगर विभिन्न रोगों से संक्रमित होंगे तो वह रोग के वाहक बन करके विभिन्न रोगों के प्रसार का माध्यम हमारे लिए हो सकते हैं। इन पालतू प्राणियों अथवा पक्षी की बीमारी से हम संक्रमित हो सकते हैं। घर में लोग तोता पालते हैं या अन्य चिड़िया पालते हैं, लव बर्ड्स पालते हैं। अगर वो पक्षी बीमारी से ग्रसित है, संक्रमित है, तो ये पालतू प्राणी अपनी पीड़ा और बीमारी हमें तो नहीं बताते हैं। उन्हें कष्ट होता है, खुजली होती है, तमाम आप कष्ट देखते हैं। उनको साफ सफाई न रखें तो उनके माध्यम से हमारे अंदर भी कुछ रोगों का प्रसार हो सकता है वाहक होने के कारण। कबूतर घुमंतू प्राणी और मानवीय स्वास्थ्य में क्या बच्चों कुछ संबंध है? लोग कबूतर को दाने डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कबूतर के कारण आपको पता होना चाहिए श्वसन संबंधी रोग का प्रसार होता है। ऐसा कहा जाता है कि अस्थमा, जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस फूलना तथा प्रत्योर्जित या एलर्जिक रोग, जो किसी स्पर्श के कारण, किसी अन्य चीज़ों के कारण वह सूट नहीं करता है, तो उस अवस्था को एलर्जिक या प्रत्योर्जित कहते हैं। उसका संबंध कबूतर से बहुत माना गया है। इस प्रकार के रोग कबूतर के पंख या उसके मल विष्ठा से फैलते हैं। यह रोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। घुमंतू या भटकते हुए प्राणियों का कोई मालिक नहीं होता है बच्चों, इसलिए ऐसे प्राणियों की न तो उचित दवाइयाँ दी जाती हैं, न इनका टीकाकरण करते हैं। घर में तो लोग पालते हैं तो टीकाकरण भी करा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इन प्राणियों के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करता, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं, कुछ आसपास के लोग ऐसे हैं जो आप देखते होंगे कि वो ऐसा उनकी देखभाल करते हैं। बिल्ली, कुत्ते हमने भी देखा है, शायद आप भी देखे हों। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ घुमंतू प्राणी जो रेबीज़ रोग होता है उसके वाहक होते हैं। अगर वो प्राणी किसी भी को काटते हैं तो उनके काटने से रेबीज़ का प्रसार उसके शरीर में हो सकता है। इसके अलावा तिलचट्टा, चूहा, ये प्राणियों के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम बता दें, हाँ, चूहा पर एक
पिस्सू फ्लिया होता है, चूहा उसका पोषक होता है। पिस्सू प्लेग के जीवाणुओं का वाहक होता है। अतः चूहों के द्वारा मानव में प्लेग रोग का बड़े पैमाने पर प्रसार हो सकता है बच्चों। ऐसा सिद्ध किया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा कि तिलचट्टा जो होता है विषम ज्वर का वाहक होता है। इसलिए किचन में, बाथरूम में तिलचट्टा न हो, इसका ध्यान रखें नमी वाले स्थानों पर, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो हमारे शरीर को रोग दे सकते हैं। अब हम रेबीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम एड्स का संकेत देखें और उसे पहचानें। कैसे पहचानेंगे? यह ऐसा संकेत जो होता है एड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अब रेबीज़ रोग क्या है बच्चों? यह एक प्राणघातक रोग है। इस रोग को हम पशुजन्य रोग कहते हैं, क्योंकि यह कुत्ता या अन्य प्राणियों के भी काटने से हो सकता है। इस रोग का प्रसार मानव में पशुओं के माध्यम से ही होता है। यह एक विषाणुजन्य रोग है, विषाणुओं से उत्पन्न है। यह रोग रेबीज से प्रभावित करने वाले, तो जो रेबीज से प्रभावित जो कुत्ते हैं, खरगोश हैं, बंदर है, बिल्ली है, यदि इनके अंदर ये रेबीज विषाणु है तो उनके काटने से इस रोग का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तंत्रिका तंत्रकों द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। फिर क्या होता है? उस व्यक्ति को जल का डर या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। इस रोग में होता क्या है? रोगी को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसे जलांतक के नाम से भी जानते हैं। रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व यदि सावधानी बरती जाए तो टीका देकर उससे हम संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिनों में दिखाई देते हैं। बच्चों, यह रेबीज रोग के लक्षण अगर देखेंगे तो 2 से 12 हफ्ते तक इसमें ज्वर रहता है। 14 से 84 दिन तक, 90 दिन तक इस तरह से देखा गया है। रोगी अतिशयोक्तिपूर्ण कृति करता है, कभी वो भूखने लगता है, ऐसा हमने भी देखा है। पानी से उसे बहुत डर लगता है, जैसे लगता है कि उस प्राणी की छाया ही हो, वो कुत्ता आकर के जैसे काट ले। तो 90 से 175 दिनों के भीतर जब उसे लक्षण ऐसा दिखाई दे तो ध्यान रखना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास ले जा कर के कितना घाव लगा है उसके आधार पर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं। बच्चों, प्राणियों के रहने की जगह या पिंजरा, रसोई घर या भोजन के स्थान पर लोग कभी कभी प्यारवश रख देते हैं, वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। पर क्यों? इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे।